मॉर्निंग बच्चों। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाकी बच्चों के क्वेश्चंस को भी क्लियर करने जा रहे हैं। आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक नए तरीके के क्वेश्चन है। हम लोगों ने पहले वीडियो में 5 तरह के क्वेश्चन सीखे, दूसरे वीडियो में फिर 5 तरीके के क्वेश्चन सीखे। कुल हम लोग 10 टाइप के क्वेश्चन सीख चुके हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन पे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है टाइप 11। यहाँ पर टाइप 11 टाइप का जो क्वेश्चन है, टाइप नंबर 11, हम लोगों ने पिछले वीडियो में टाइप 10 तक के क्वेश्चन सीख लिए हैं। टाइप 11 का जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। इसमें नेक्स्ट टर्म मतलब अगला पद आपको पता करना है। ये आगे कॉन्टिन्यूसली अगले नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछ सकते हैं, नेक्स्ट 5 टर्म्स पूछ सकता है। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 और हम पूछे इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो आप बताएंगे 10, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है। तो 2 में 2 जोड़ा, 2 2 4, 2 6, 2 8, 8 के बाद 2 कितना होगा, 10। तो इस तरह से आया। लेकिन जब रूट में ऐसा दिया होगा तो 2 के √2 है, √8 है, √18 है, तो इसको डायरेक्ट करना थोड़ा सा टिपिकल होगा। उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हम ये करेंगे कि √2 जब भी कभी, इससे देखिए एक चीज़ और आप भी सीखेंगे कि √रूट की वैल्यू को कैसे बाहर निकाला जाता है। तो वो फैक्टर के द्वारा निकलेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे √2 है, अब 2 का फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। यहाँ पे 8 का होता है 2 2 जा 4 2 जा 8, 18 का होता है 2 3 जा 6 3 जा 18 डैश। यहाँ पर √2 रहेगा। √रूट कहता है कि जो पेयर हमारा बन जाता है उससे पेयर वहाँ से निकल कर बाहर जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ 2 निकल आया तो √2 आ गया, यहाँ से 3 निकल आया 3 √2 हो गया डैश। अब ये देखिए ये आपका √2 है। √2 बोले तो 1√2, तो ये 1√2 है, ये 2√2 है, ये 3√2। तो अगला टर्म यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा 4√2। अब 4√2 भी हो सकता है। इसको हम जैसे ये नंबर लिखा है, देखिए आंसर हम 4√2 भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि नंबर अंडर के अंदर ही लिखे गए हैं तो इसको दूसरे तरीके से लिखने का, जो हमारा आंसर है 4√2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4√2। 4 जिस तरह से बाहर निकलना उससे अंदर जाएगा, तो 4 ये 2 टाइम्स लिखेंगे और 2, तो 4 4 जा 16 2 जा 32। √32 इसका नेक्स्ट टर्म जो होगा √32 या 4√2 होगा। वो ऑप्शन पे अगर ऑप्शनल क्वेश्चन होगा तो आप इसमें देख लेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया, कह रहा विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 डैश इज 0। यहाँ पर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 21 18 15, ये घटते हुए क्रम में जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि मे बी इसमें कहीं 0 एक कोई पद मिले, टर्म मिले। तो जरूरी नहीं कि वो मिलेगा, एक ये भी तरीका है। तो उसमें ये पहचान है कि अगर हमारा जो n निकलेगा अगर वो होल नंबर है तो ही वो उसके टर्म एपी के पद में मिलेगा, एपी में सीरीज में मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कह रहा विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो ऐसे केस में हम मान लेते हैं लेट बी nth टर्म, लास्ट टर्म भी ले सकते हैं हम, nth टर्म लेते हैं। लेट बी nth टर्म इज 0। हम मान लेते हैं कि nth टर्म 0 है। तो हमारा जो 21 है वो हमारा फर्स्ट टर्म होगा ए। जो डी निकलेगा वो फार्मूला होता है T2 - T1, यानी 18 - 21 तो हो जाएगा -3। उसके बाद हमने आपसे क्या कहा कि विच टर्म इज 0, तो हमने कहा nth टर्म इज 0, यानी कि Tn या an, आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, तो ये 0 हो गया। हमने आपको फार्मूला क्या बताया, Tn = a + n - 1 × d, जिसमें से Tn आपका कितना है, 0 है, a आपका कितना है, 21 है, n -1 और d की जगह -3 है। 0 ऐसा रहेगा, 21 रहेगा, -3 × -3n प्लस का 3, -3n को इधर ले आए तो प्लस का 3n हो जाएगा, 21 और 3 हो जाएगा 24, 3 का डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी। यानी कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, तो एट्थ आंसर क्या लिखेंगे आप, 8th टर्म ऑफ द एपी इज 0। मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा दिखाना चाह रहे हैं। वो देखिए, जैसे यहाँ पर ये लिखा है 3n = 24,
तो हम ये कहते थे यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरी तरफ डिवाइड में जाता है। इसका एक कॉन्सेप्ट ये याद रखिएगा, आज हम आपको इस तरह के क्वेश्चन को सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 3n = 24, तो ये ध्यान रखिएगा जो हमारा नंबर है, जो यहाँ पे वर्बल दे रखा है, वेरिएबल दे रखा है, ABCD जो दे रखा है, उसके जो नंबर में किस साइन में, मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई में है, एडिशन में, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब है कि हमको उसका जस्ट देखिए याद रखिएगा, प्लस में आपको माइनस देखना है, माइनस के लिए प्लस का करना है, मल्टीप्लाई के लिए डिवाइड करना है, डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई करना है। ये अर्थमेटिक का पार्ट है। बॉडमास में हम इसमें क्या करेंगे, हम n के मल्टीप्लाई में 3 है ना, तो यानी कि मल्टीप्लाई वाला मैंने क्या बताया, डिवाइड, तो इधर भी 3 का डिवाइड करेंगे, इधर भी 3 का डिवाइड करेंगे, तो 3 से 3 का n बचेगा, 3 8 = 24। इस तरह से n की वैल्यू 8 आएगी। अच्छा, मान लीजिए हमने आपसे कहा कि n + 3 = 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अभी तक क्या करते आ रहे हैं कि +3 उधर गया तो -3 हो गया, लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, प्लस वाला माइनस। तो n + 3, तो यहाँ से आपको 3 हटाना है, तो +3 है तो -3 हो जाएगा, 7 - 3, तो n = कितना आएगा, 4। तो इस तरह से करना होता है। करना तो आप कर तो ऐसे भी सकते हैं कि +3 उधर गया तो -3, आंसर 4 आएगा, लेकिन जो एक स्टेप होता है कैलकुलेशन करने का, वे होता है, तरीका होता है, वो ये होता है। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द AP, आपको एक AP गिवन है। अभी मैंने आपको बताया, देखिए क्वेश्चन चाहे वो AP का हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का हो, या किसी भी टॉपिक का हो, मैथ्स का जो क्वेश्चन है या किसी भी सब्जेक्ट का जब क्वेश्चन आता है तो हम क्वेश्चन से क्या ले सकते हैं, वो क्वेश्चन हमको क्या दे रहा है, क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है वो हम पहले लिखते हैं, नोट करते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक AP दे रखी है और आपसे ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपसे पूछ रहा है। अब नेगेटिव टर्म देखिए, अगर AP हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, देखिए अगर असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े क्रम में जा रहा है, बढ़ते क्रम में अगर जा रहा है तो वो नेगेटिव आना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर बड़े से छोटे क्रम में जा रहा है, यानी कि वो कभी ना कभी मे बी क्या नेगेटिव आना ही आना है, नेगेटिव आएगा, क्योंकि भाई संख्याएं घट रही हैं। 20 के बाद 17, 14 थे, उसके बाद कोई और संख्या है, कोई और संख्या को कम होते होते, तो इसका मतलब 0 नेगेटिव टर्म आना ही आना है। लेकिन नेगेटिव टर्म आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म पता करना है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लेके जाता हूँ। यहाँ पर ये बेटा मेरे बच्चों एक लाइन है, चूँकि अभी ये लाइन है, अगर इसमें हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, -1 लिख दिया, -2 लिख दिया, -3 लिख दिया, ऐसे इसमें पॉजिटिव नंबर पे यहाँ पे होगा, और इधर की ओर हमारा ये नेगेटिव टर्म होगा, और ये हमारा बीच में हमारा 0 होता है। तो जब हम पहले लाइन थी, जब हमने नंबर मेंशन कर दिया तो ये नंबर लाइन हो गई, नंबर लाइन हो गई। तो नंबर लाइन जैसे 0 जब हम थे तो 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना तो प्लस पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। 0 से हम राइट साइड की तरफ बढ़े तो वो सारे पॉजिटिव नंबर थे, और 0 से जैसे ही इधर बढ़े तो वो हमारा क्या हो गया, नेगेटिव टर्म स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब है जो हमारा जो भी टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा वो 0 से क्या होगा, इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो हमेशा 0 से बड़े होंगे, जो भी नेगेटिव टर्म होंगे वो 0 से हमेशा छोटे होंगे। बस इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए हमने इसको बताया कि याद रखिएगा, जब भी कभी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपसे कहेगा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपसे कहेगा तो आपको Tn < 0, यानी कि Tn जो है, जो फर्स्ट मान के चलते हैं कि nth टर्म जो है हमारा वो 0 से फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो वो 0 से क्या होगा, कम होगा। तो जो Tn है वो फार्मूला होता है a + n - 1 × d < 0। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कभी AP दिया है, अब AP में क्या क्या निकल के आ रहा है, A निकल के आ रहा है 20, और D निकल के आ रहा है 17 में से 20 गए -3। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, A की जगह हो जाएगा 20, n - 1, D की जगह हो जाएगा -3 < 0, यहाँ पे हो जाएगा 20, -3 का मल्टीप्लाई करेंगे, -3n + 3 < 0, 20 3 23, 3n < 0। तो यहाँ पर हम 23 को उधर 23 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 3n हो जाएगा, यानी कि 23। तो इसका हम जब फ्रैक्शन यहाँ पे, चूँकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3 से हम डिवाइड करेंगे 23, तो 3 × 7 = 21, यहाँ पे आएगा 2, तो इसको हम लिखेंगे 7 सही 2/3। तो इसका मतलब ये है कि
देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हम आपसे कहते हैं 1 इज़ लेस देन n तो इसका मतलब है n इज़ ग्रेटर देन 1, उल्टा होता है। अगर हम अल्फ़ाबेट को देखिए, हम इक्वल में क्या होता है, जैसे हमने लिखा 1 इक्वल n तो इसका मतलब है वो n इक्वल 1, लेकिन अगर 1 इज़ लेस देन n लिखा तो इसका उल्टा होगा n इज़ ग्रेटर देन 1। अगर लिखा होगा 1 इज़ ग्रेटर देन n तो n इज़ लेस देन 1, ये ध्यान रखिएगा। इक्वल ग्रेटर देन लेस देन में अपोजिट होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज़ ग्रेटर देन 7 होल 2/3, इसका मतलब है कि n का जो मान होगा, पहला जो निगेटिव टर्म होगा 7 से बड़ा होगा, यानी कि n का मान हम मान के चलते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा वो हमारा 8th टर्म होगा। क्या होगा, क्योंकि वो 7 से बड़ा है। विच टर्म ऑफ द AP, आप इस क्वेश्चन में याद रखिएगा, जब भी कभी आपसे कहेगा, देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन में क्या है, आपको AP दिया है, AP आपको दो ही चीज़ें देगा, A और D, बस काम खत्म। कह रहा फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा, उसके लिए बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म जो होगा वो हमेशा 0 से छोटा होगा। और हम अगर आपसे कहें विच टर्म तो लिख देते हैं लेट बी nth टर्म, तो Tn इज़ लेस देन 0, Tn की जगह कैलकुलेशन किया, वैल्यू किया। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने, क्योंकि क्वेश्चन हम एक ही सीख रहे हैं, एक से हमको कई तरीके के क्वेश्चन सीखे हैं। यहाँ पर आएगा, मान लीजिए n इज़ लेस देन 6, n इज़ लेस देन 6, इसका मतलब है कि 6 से छोटा, तो 6 से छोटा हो गया 5th टर्म, तो वहाँ पे आंसर आप लिखेंगे 5th टर्म। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया n इज़ ग्रेटर देन 6, तो 6 से बड़ा, n 6 से बड़ा, तो उसमें आप लिखेंगे 7th टर्म। मान लीजिए आ गया n इज़ लेस देन 2 होल 1/3, तो n का मान 2 से मतलब क्या है, 2 से छोटा है ना, तो यहाँ पे जैसे हमने 7 से होल 2/3, 7 से बड़ा है, तो इसका मतलब 8th टर्म होगा, जैसे 2 से छोटा है तो एक फर्स्ट टर्म लेके चलेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन हम इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब क्या आएगा, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 1000 आर डिविजिबल बाई 1 and 1000 आर डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अब हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक नया टाइप का क्वेश्चन आया, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 1000। तो पहले हम आपको यहाँ पर एक छोटा सा, देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से दिया होगा और आप यहाँ पर क्वेश्चन में भी गलत कर सकते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या है पहले वो देखिए। क्वेश्चन क्या कहेगा, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 100 या 1 and 1000 या 1 and 10,000, जो भी कहेगा। जब बिटवीन की बात करेगा, जब भी कभी बिटवीन की बात करेगा तो इसका मतलब है आपको पहला और आखिरी नंबर को नहीं लेना है, याद रखिएगा। जब भी, जैसे मान लीजिए हमने कहा एक ऐसे ये करके देखा 1 to 5, मान लो हमने कहा 1 to 5, तो इसका मतलब 1 से 5 तक लिखना है, काम खत्म। अब कह रहा बिटवीन 1 to 1 and 5, तो 1 and 5 के बिटवीन मान लो 2, 3, 4, तो यहाँ पे बिटवीन में ये आएगा। बिटवीन में कभी भी पहला और आखिरी नंबर को इंक्लूड नहीं करना है। अगर जैसे यही क्वेश्चन ये कहता हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000, 1 to 100 आर डिविजिबल बाई 5, आर डिविजिबल बाई 7, या कुछ भी डिविजिबल बाई या मल्टीपल ऑफ, या कुछ भी कह सकता है। तो यहाँ पर इस बारीकियों के ऊपर करना है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको एक एक क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहा है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है या बनेगा, वो भी आपको उसी क्वेश्चन के साथ सिखा रहे हैं। यानी एक क्वेश्चन के साथ आप 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही सीख ले रहे हैं। क्या रहा है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन, तो बिटवीन में आपको ये दोनों नंबर नहीं छूने हैं, उसके बीच का नंबर लेना है। अभी क्या है पहले समझेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे 1 and 1000, इसके बिटवीन, यानी मुझे ये तो लेना नहीं है, ये भी नहीं लेना है। क्या करना है, अब हम इसके बीच में वो नंबर लेंगे जो 5 से डिविजिबल हो। तो बहुत आसान है, आपको 5 का डिविजिबल मतलब 5 का मल्टीपल या 5 का टेबल। तो यहाँ पे 1 के बाद वैसे तो 2, 3, 4, 5 आएगा, लेकिन आपको चूंकि 5 का डिविजिबल लेके चलना है तो 5, 10, 15 डैश। देखिए 5 से डिविजिबल तो ये भी, लेकिन ये लेना नहीं। तो इससे जस्ट पहले जो नंबर आएगा, ऐसा नंबर जैसे जस्ट पहले आता है 999, 999, लेकिन हमको इससे पहले वो नंबर लेना जो 5 से डिविजिबल हो, तो होगा 995। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और सिखाएंगे। हमने आपको पहले बताया कि जब क्वेश्चन हम एक करेंगे, उस क्वेश्चन के साथ साथ हम 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे ही बता देंगे। उसमें क्या आएगा, देखो क्या, इसमें हम आपको डिविजिबिलिटी रूल भी आपको बताना चाहेंगे। 5 की डिविजिबिलिटी रूल जो होती है, आपको दुनिया का कोई छोटा से छोटा नंबर, कोई बड़ा से बड़ा नंबर है, उसका जो 1 प्लेस वैल्यू है, इकाई अंक जो है, अगर 0 है या 5 है, तो इसका मतलब वो डिविजिबल है 5 से। अगर 0 या 5 नहीं है तो डिविजिबिलिटी नहीं है।
वो डिविजिबल हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब ये कह दो क्या सर आपने ये डिविजिबल है कैसे? अरे 5 का टेबल तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 25 या ऐसा है कि 5 10 जा 50 या जो भी कुछ आएगा। आप देख रहे हैं टेबल चाहे पढ़ते चले, लास्ट में या तो 5 मिल रहा है या तो 0 मिल रहा है, 5 मिल रहा है तो 0 मिल रहा है। तो सिंपल है याद करने का तरीका कि 5 की डिविजिबिलिटी में या तो 0 आएगा या तो लास्ट में 5 आएगा, यानी इकाई अंक आपका ये होगा। ठीक है, अब हाउ मैनी नेचुरल नंबर, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स, तो इसमें जब नंबर्स पता करने यानी आपको n पता करना है। क्या पता करना है? n। ठीक है, आपको इसने हमको क्या क्या दिया? a 5, d 10 में 5 के 5, लास्ट टर्म l 995। हम फार्मूला लगाएंगे l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की जगह 995 हो जाएगा, a की जगह 5, n माइनस 1, d की जगह 5, यहाँ पे हो जाएगा 995 5 प्लस n 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस 5, 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 995 इक्वल में 5n। अभी मैंने क्या सिखाया कि यहाँ पे n, यहाँ पे 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो n इक्वल टू 5 एकम 5, 4 5 45, फिर 4 5 45, तो 199। हाउ मैनी नेचुरल नंबर? देयर आर 199 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाई 5। आंसर पूरा लिखेंगे, there are 199 natural numbers between 1 and 1000 are divisible by 5। good।